अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ खावर गुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। नाजरीन, मुल्क के अंदर सियासत जिस रुख पे इस वक्त जा रही है वो आपके सामने है। आज मजीद मैं देख रहा था कि 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, उसमें जो बुनियादी तौर पर जो बड़े नाम हैं, आप कह सकते हैं उनको बड़े नाम, चौधरी वजाद साहब छोटे भाई हैं चौधरी शुजात साहब के। पीटीआई का उस तरह हिस्सा तो नहीं थे ना, पीटीआई के वो कह रहे हैं कि मैं मेंबरशिप भी मैंने नहीं ली हुई थी, लेकिन जाहिर है वो पीटीआई के साथ खड़े थे। उनकी तकारीर हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने भी खैर बात कह दी है पीटीआई को और मैं वापस जो है मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और ये हमारी जमात है और चौधरी शुजात साहब हमें वेलकम करेंगे। और उन्होंने ये भी फरमाया कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और ये गलतियों का हमेशा इसी अंदाज में हम जो अदा कर सकते हैं कि वो वापस अपनी जमात के अंदर आ जाए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ लाई साहब को भी आ जाना चाहिए और पूरे ख़ानदान को मिल के सियासत करनी चाहिए। इसी तरह फैसलाबाद से पाकिस्तान के MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैज़ुल्ला कमोका साहब हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात को सामने रखते हुए कहा कि जी बस मैं अभी सियासत छोड़ रहा हूँ। फिर एक और MP हैं गालिबन PTI पेशावर से, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। तो ये तो एक सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम देख रहे हैं कि हर जो गुजरते दिन के साथ मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी जमात को खैरबाद कह रहे हैं। इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला नाज़रीन इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश है, सियासत अपनी जगह है, वो तो हम देख ही रहे हैं जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, और उसके ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत का लाए अमल है वो भी हमारे सामने। अभी थोड़ी देर पहले हम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को नेशनल असम्बली के अंदर सुन रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मसला नाजरीन मेरी राय में, मैं चौधरी साहब से पूछूंगा कि वो इस हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही इस वक्त गंभीर सूरत हाल का शिकार है। इतनी गंभीरता है नाजरीन के खौफ आता है जो मईशत के हवाले से बात करते हुए। लेकिन क्या करें, ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आप सरफ़े नज़र नहीं कर सकते उनसे। नाजरीन, जो लेटेस्ट इतलात हैं ये गवर्नमेंट की अपनी इतलात हैं। जो लास्ट ईयर आपको याद होगा इकनॉमिक सर्वे आया था, ये मौजूदा हुकूमत आ चुकी हुई थी, तो इन्होंने ये कहा था कि जो टारगेट है हमारा शरह तरक्की का जो आइंदा साल हम रखेंगे, जो एक्सपेक्टेड है वो 5% के इर्द गिर्द हम रखेंगे। नाजरीन, एज ऑफ नो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 1% से भी कम जो है वो अब ये जो सारी की सारी असेसमेंट करके जो अकाउंटिंग हो रही है नए बजट देने से पहले जो सारे आदाद शुमार आवाम के सामने रखने हैं वो है 5% टारगेट था नाजरीन, और जो हासिल किया गया है वो 0.8% जो है, लेस देन 1% आ रही है। इसी तरह नाजरीन ज़री शोबा जो है जब इमरान खान की हुकूमत गई थी कुछ 4+ जो है ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं ये माइनस में जा रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लड मेन वजह है। अदरवाइज ओवरऑल जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। इसी तरह जो है जनाब आला जो शरह तरक्की है ख़ास तौर पर सनत के हवाले से टारगेट क्या था जनाब आला 7.1% के हम ग्रो करेंगे। आप नाज़रीन मैं आपको एक हक़ाइक़ बताऊं कि इस वक्त जो असेसमेंट हुई है, अकाउंटिंग की गई है, वो -8.1% है। मतलब मस्बत को तो छोड़े, हम पीछे जा रहे हैं। गाड़ियों की सनत जो है वो 42% 42% गिर गई है नाजरीन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 98% उसके अंदर कमी आई है। ये जो साल गुजरा है हमारा मालियाती खसारा हमारा 5.2% से बढ़ गया है। जो मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है टेक्सटाइल, उसमें 16% कमी आई है। तो ये वो अदाद शुमार हैं जो मेरी आपकी हर जो पाकिस्तानी की ज़िंदगी के ऊपर जिसका असर हो रहा है बराह रास्त। जो सियासत के अंदर अदम इस्तेहकाम है उसका असर है ही है, तो उसके ऊपर तो हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं। तो चौधरी साहब इसके ऊपर क्या बात करेंगे? ये जो अदाद शुमार हैं, सियासत तो हो ही रही है, वो इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। खावर घुमन साहब को तुसी उतों अवामी जमहूरिया चीन या तो ब्राज़ील तो नहीं आए। आपको पता है कि 1 साल से जो हम रो पीट रहे हैं, मसलसल रो रहे हैं, पूरी कौम रो रही है, खून के आंसू रो रही है कि नीचे की तरफ जा रहा है। आज 300 पता नहीं कितने का हो गया डॉलर, उसका भी जिक्र कर दें। 80% जो इंडस्ट्री है वो बंद है, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, जो यानी जिसका जिक्र करना कर लो। लेकिन अभी आप देख रहे थे पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे कौमी असम्बली में
आप वज़ीर आज़म को देखें, ख्वाजा आज़म को देखें, बाकियों को देखें, वो तो लगता है किसी मेले के आए ने और वाहिद इशू इको ही उन्होंने नज़र किया वो पिछे लगे ने। यानी उनको तो कोई नहीं लगता कि इकानमी कितने गई है, आम आदमी कितने मर रहा है, यानी कौन किस वक्त ਉਹਦੇ ਨਾਲ की हो जाए। दिस इज़ नॉट देयर प्रॉब्लम जी। लोग खुदकुशियों पर आमादा हैं, लोगों का बुरा आशर है। सिर्फ अल्लाह पाक का फजल है कि इस दफ़ा गंदम की फसल स्लाइटली बेटर दैन द रिसेंट पास्ट। वो अल्लाह की मेहरबानी है, उसका क्रेडिट इनको दे दें, किसी को दे दें, लेकिन ये एक बात है जो मेरे सामने आई अच्छा है। तो चौधरी साहब, शबर जैदी साहब को हमने दावत दी है, चूंकि आज जो अखबार सारी की सारी खबरें छपी हैं, पहले वो शबर जैदी साहब के साथ शेयर कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब वक्त देने के लिए। शबर जैदी साहब, आज जो अखबार के अंदर खबरें छपी हैं, सबसे पहले जंग अखबार के अंदर IMF इमदादी किस्त के इम्कानात मादूम होने लगे। उसके बाद द न्यूज़, लास्ट डिच एफर्ट्स अंडरवे टू सैल्वेज IMF प्रोग्राम। दुनिया अखबार, बजट से कबल IMF किस्त की मंजूरी के इम्कानात ख़त्म। इम्पैंडिंग डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट सेज पाकिस्तान इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक, डिफ़ॉल्ट होने की तरफ हम जा रहे हैं। स्लो ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट की है डबल वैमी फॉर द कंट्री, दोहरा जो नुकसान पाकिस्तान की मैशत के लिए। 9th रिव्यू स्ट्रगल्स विद IMF। ये नाजरीन आपके सामने है। शबर जैदी साहब, अब ये बताइएगा, अभी तक तो हम यही बात कर रहे थे कि शायद मिल जाए, हर रोज दूसरे दिन इसहाक डार साहब बात कर दिया करते थे कि उम्मीद है हमें ये मिल जाएगा, ये बेल आउट पैकेज। अब खबर क्या है? ये जो अखबारात बता रहे हैं वो ये तो बता रहे हैं कि कहानी खत्म है, IMF नहीं हमें मिल रहा। जी शबर जैदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो बात गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं कॉन्स्टेंटली ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत पिछले 1 साल में और उससे पहले भी बहुत तेज़ी से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सियासी हालात, वो एक अलग चीज़ है, मगर मईशत जिस तरफ जा रही है, इससे पाकिस्तान की आगे आम आदमी की और आवाम की तबाही के अलावा मुझे कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जो आपने बहुत अच्छी बात की है, अगर हम असेंबली की डिबेट देखें और जो हम जनरल डिबेट देखें, उसमें कोई जिक्र नहीं है मईशत का, कोई जिक्र नहीं है। जो बात सही कह रहे हैं गुलाम हुसैन साहब कि आज कराची की मार्केट में डॉलर 302 रुपए का बिक रहा है। तो पाकिस्तान की मईशत का कोई भी अशारिया पाकिस्तान के फेवर में नहीं जा रहा है। और ये बात मैं मुस्तकिल 1 साल से कह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये मईशत को चलाने में नाकाम हो चुकी है, और ये इस बारे में इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इसका कोई ताल्लुक सियासी वापसगी से नहीं है। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू है, और कोई भी बंदा जो आज पाकिस्तान की मईशत को जानता है वो इस बात से वाकिफ है। दूसरी बात जो आपने बात की है, जो आपने जो बात की है IMF की, उसको भी अगर आप मुझे फॉलो करें तो जब IMF का डेडलॉक हुआ था उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि ये डेडलॉक की वजूहात वो नहीं है जो ये बता रहे हैं। डेडलॉक की वजह बड़ी सिंपल सी है कि हमें आगे जाकर एक डेट की रीशेड्यूलिंग चाहिए, या उसको आप जो भी नाम दे दें, डिफॉल्ट कह दें, जो कुछ भी कह दें, या उसको ये कह दें कि हम 24 से आगे अपने खर्चाजात पे नहीं कर सकते। तो जब खर्चाजात पे नहीं कर सकते तो उन खर्चाजात को हमें आगे रीशेड्यूल करना है और रीस्ट्रक्चर करना है। उसमें चाइना और अमेरिका की जो चाइना के डेट्स और जो बाकी मुल्कों के डेट्स हैं, उस पे गवर्नमेंट IMF को कन्विंस नहीं कर पा रही है। तो ना IMF को कन्विंस कर पा रही है, ना चाइनीज गवर्नमेंट को कन्विंस कर पा रही है। ये इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी खारजी मामलात में नाकामी है। ये बात ये पब्लिकली नहीं कह रहे हैं, मगर बात ये है कि जो चाइनीज डेट है और अमेरिकन डेट है उसका आपस में एक इख्तलाफी मसला पड़ा हुआ है, और IMF वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपने चाइनीज डेट को रिस्ट्रक्चर नहीं किया तो हम आपको रीशेड्यूलिंग नहीं देंगे। दूसरी बात जो आप ये आपने अखबार के मुख्तलिफ आपने चीज़ें बताई। देखें, मैं भी IMF के प्रोग्राम को शायद पसंद नहीं करता हूँ, या मैं हो सकता है पाकिस्तान के बहुत से लोग IMF को पसंद नहीं करते हो, मगर जो हकीकत है उससे आप आंखें नहीं चुरा सकते
पाकिस्तान को इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अच्छा शबर जैदी साहब, देखें ये बड़े बड़े जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं समझ सकता हूं, आप इसके ऊपर समझ के बात कर सकते हैं। आम फहम में जो एक बेचारा पाकिस्तानी जो दिहाड़ीदार है, जो महीने का 25-30 हज़ार 35 हज़ार कमा रहा है, अब जो आपको ग्रोथ आपने 5% का टारगेट लगाया था वो आप माइनस में चली गई, सॉरी जो पॉइंट जो है लेस देन 1% पे चली गई है। उसके बाद डॉलर का जो रेट है वो समझ नहीं आ रहा कि जो बजट बनाया जाना है वो किस रेट के ऊपर आपका, तो उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए मेरी बात समझे ना, मैं आपको फिर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बात इसका ताल्लुक मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक सियासी वापसगी से नहीं है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, आम आदमी तबाह हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अगर आपने इस वक्त में शब्बर जैदी साहब, ये तो 15-20 दिन, एक महीना हो गया है कौमी असम्बली का इजलास बंद नहीं कर रहे, और वहां मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं, और नए नए कोट नए नए टाइयां पहन के आ जाते हैं, और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं मेले च बड़े ने, देर गुड्डियां लुट रहे ने, जलेबियां खा रहे ने, कुश्तियां हो रही ने। वो तो कोई फेस्टिविटी, कोई मेले ठेले का माहौल है, वो तो सिर्फ विलन ऑफ द पीस जो यहाँ बैठे हुए हैं 3 बंदे ये हैं कि इनको बड़ा गालियां शालियां दे के तो घर चले जाते हैं, अगले दिन फिर 11 बजे रख लेते हैं इजलास। गुलाम हुसैन साहब, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बताता हूँ। देखिए वो उनको भी ये बात पता है, जो असेंबली में बैठे उनको बात पता है कि ये सही करना इनके बस का काम नहीं है, और ये भी इन्हें पता है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं जी? ओ भाई इनसे जान छुड़ाए, अल्लाह का वास्ता है, कोई कौम को बचा ले, कौम को इनसे जान छुड़ाना बिल्कुल दुरुस्त है, बट सवाल ये है कि ये जो हालात अभी हमने जिस तरह इसको टर्न ले लिया है, तो अब इसको हमें संभालना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये एज ए बाशित और एज ए मईशतदान ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सोच समझने वाले लोग हैं और जो फैसला करने वाले लोग हैं, उनको ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत मजीद गिरावट में नहीं जा सकती। अगर ये इन्होंने इसको मजीद इंतजार किया तो आम आदमी असल में मर जाएगा। ये चीज पाकिस्तान के लोगों को समझ आनी चाहिए। अगला बजट कैसे बनेगा, उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और ये क्या करेंगे? गुमान साहब, ये बजट जो होता है ना, ये तो कागजी कार्रवाई होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलाम हुसैन साहब, वो कागजी कार्रवाई होगी, वो फिक्रे पढ़ देंगे आके, कभी किसी की तारीफ करेंगे, किसी की, उसको छोड़ दें आप ये देखें कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है या 20,000 रुपए है और आटे का थैला 2,500 का आता है 10 किलो का, वो कहाँ से आटा खाएगा? ये नहीं हो सकता। ये जिस जगह पर लेके आ गया है पाकिस्तान, कोई भी लेकर आया हो, उस जगह पर पाकिस्तान को हंगामी तौर पे सही करना होगा। ये आप नहीं चला सकते। ये हम बार बार कहे जा रहे हैं, ये सियासी मसला नहीं है, ये माशी मसला उस जगह पर पहुंच गया है कि अब हमारे पास वापसी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की क्या फॉर्मली जो है हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा? क्या होगा, मतलब यार देखिए मोहन साहब, मैं डिफॉल्ट डिक्लेयर करें या नहीं करें, जिसको आटा लेना है उसको डिफॉल्ट से कोई मतलब नहीं है। उसको डिफॉल्ट करें नहीं करें उससे तो कोई मतलब नहीं है। उसको बच्चों को रोटी खिलानी है रात को, डिफॉल्ट करें नहीं करें डॉलर तो वो भाई आप ये देखो कि पाकिस्तान का जो शहर के खासतौर पे शहरी इलाकों में गरीब आदमी रह रहा है, वो कैसे जिंदा रह रहा है। आप हम इसको क्यों नहीं देख रहे हैं? हमें क्यों नहीं नजर आ रहा है कि वो आदमी कैसे जिंदा है? हम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों पजेरों में मर्सिडीज में बैठे हुए हैं, हमें ये नजर नहीं आ रहा कि इसी तनख्वाह आम आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपए है, वो अपने बच्चे को रोटी कैसे खिला रहा है। ये नहीं चल सकता इस तरह से। मैं बार बार ये बात पिछले 1.5-2 साल से कह रहा हूँ कि ये जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को चलाया जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक जगह पे चला गया है। अगर इसको सही नहीं किया गया तो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे कि हमारे पास वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये किस मोजज़े के इंतजार में है? अब अक्टूबर तक का क्या हो जाएगा? क्या कोई मैजिक बैंड इनके हाथ में लगेगी जिससे कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी? मैं आपको बिल्कुल साफ बात कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था और मैं ये बात आपको बिल्कुल पब्लिकली कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो अकेली भी इसको नहीं कर सकेगी, और वो जो गवर्नमेंट आएगी इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम को मिलकर
पूरी कौम को मिलकर, मैं कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौम को मिलकर, अफवाज को मिलकर पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना है। अगर आपने पाकिस्तान को गुर्बत से नहीं निकाला तो ये मुल्क सोमालिया और इथोपिया बनने की तरफ जा रहा है। ये हम क्यों नहीं देख रहे? हमें ये देखना पड़ेगा कि मुल्क सोमालिया, इथोपिया या श्रीलंका नहीं बन जाए। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का पिछले 1.5 साल से 2 साल से कौन सा इंडिकेटर बेहतर हुआ है? आप 302 रुपए का डॉलर बेच रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 30 बिलियन क्रॉस नहीं कर रही, वो कम होने जा रही है। तो ये सब चीजें देखने के बाद लार्ज स्केल सेक्टर कम हो चुका है। आपका जो कर्जा जात है वो 57 खरब रुपए पे पहुंच चुके हैं। 57 खरब, 14 खरब रुपए इन लोगों ने 1 साल के अंदर बोरो किए हैं। तो खुदा का वास्ता है, ये चीजें वो नहीं हैं जो दिख रही हैं, इनके बस का काम नहीं है। अब इसको, पाकिस्तान को, कौम को एक माशी रेवोल्यूशन चाहिए। वो कौन लाएगा उसका फैसला मैं नहीं कर सकता, मगर आना है। शबरजादी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रेक की तरफ जाना है, तो ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कल क्या होने जा रहा है, आज क्या हुआ और क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जो हुकूमत वक्त ने एक कमीशन बनाया है, जुडिशल कमीशन, जिसको हेड करेंगे सीनियर प्यूनल जज जस्टिस फाइज ईसा साहब। बाकी जो मेंबर हैं उनके जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर जो हैं वो इस कमीशन को हेड कर रहे हैं। वैसे तो इस कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको चैलेंज भी कर दिया गया है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन जो काम है बुनियादी इसके जो TORs हैं उसके मुताबिक ये है कि रिसेंटली जो मुख्तलिफ जजेस साहबान और उनके ख़ानदान के हवाले से ऑडियो लीक्स सामने आई हैं उनका चेक करना है, वो कितनी उनके अंदर हकीकत है, उसका इम्पैक्ट जुडिशरी के ऊपर क्या आ रहा है और उस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। और आज जब कोर्ट के अंदर ये जुडिशल कमीशन का पहला दिन था, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, एक तो ना इसका दायरा इख्तियार इस कमीशन का हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ लेके जा रहे हैं, और ना ही जो इसके अंदर लोग पेश होंगे उनको मुल्ज़मान तस्वुर किया जाएगा। बुनियादी तौर पर देखना है ये कि इन ऑडियो लीक्स की हकीकत क्या है। नाजरीन, चूंकि जब ऑडियो लीक्स की बात आती है तो हाल ही के अंदर 2019 अगस्त को एक जजमेंट आई थी जस्टिस खोसा साहब की, उसके अंदर बड़ा तय कर दिया गया था वाज़े अंदाज में कि एक जो ऑडियो और वीडियो जो टेप है उसने अगर एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश होना है तो उसके लिए क्या लवाजमात हैं वो आपकी गोशगुजार करते हैं। साहब जी चौ साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन टेप किसको राइट दिया आपने कि वो पहले टेप करें और उसको पब्लिक करें और उनको मिसयूज़ करें और ब्लैकमेल करें? पता नहीं किस दुनिया में, मैनू तो लगता है किहड़े मेले ठेले च बड़े हो। देखें चलें चौधरी साहब, अहमद पंसोता साहब को हमने दावत दी है, उनके सामने सारे का सारा मामला रख देते हैं। पंसोता साहब बहुत शुक्रिया। ये मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था जस्टिस खोसा साहब की, उसके अंदर जो लवाजमात है बुनियादी तौर पर कि एक तो जाहिर है कानून शहादत के मुताबिक जो है उसके लवाजमात पूरे होने चाहिए, किस बंदे ने रिकॉर्डिंग की, जिस बंदे ने रिकॉर्डिंग की है खुद उसको पेश होना ज़रूरी है, जिन आलात के साथ रिकॉर्डिंग की, जिस वक्त रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग का मकसद क्या था, रिकॉर्डिंग के दौरान वहाँ पे अगर कोई और शख्स मौजूद था, और वो जब रिकॉर्डिंग हुई उस रिकॉर्डिंग की जो तरसील है रिकॉर्डिंग की जगह से लेके कोड ऑफ लॉ तक वो कितना प्रोटेक्टेड और हाईली सिक्योर्ड वो तरीक़ाकार है, और ये सारे मामलात हैं। अब ये जो सारा का सारा मामला चल पड़ा है, तो व्हाट डू यू से इसकी ये जो जुडिशल कमीशन बना है ये आगे इसके असरात क्या होंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो जो तकसीम की बात हो रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर लग रहा है कि मजीद कुछ दराड़ें हमें नजर आना शुरू हो जाएंगी। देखिए जी, इस जुडिशल कमीशन के ऊपर मेरा जो बुनियादी तौर पर व्यू है वो 2-3 फोल्ड है। सबसे पहले इस जुडिशल कमीशन को बनाकर आपने एक आर्टिकल 184(3) टाइप चीज हरकत की है। असल में अगर आपने किसी ऑडियो को इन्वेस्टिगेट करना है सब्जेक्ट टू इश्तियाक आसिफ जजमेंट जिसका आपने भी तज़किरा किया, तो उसके लिए फोरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो FIA है। आपने FIA की जगह एक जुडिशल कमीशन बना दिया और उससे कहा कि आप इसकी तहकीकात करें, फैक्ट फाइंडिंग नंबर 1। नंबर 2, जुडिशल कमीशन जब आपने कॉन्स्टिट्यूट किया, आपने चीफ जस्टिस साहब से नहीं कंसेंट लिया कि फलां जज को हम ले रहे हैं तो क्या हम लें, उसके बावजूद आपने वो जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट। लेकिन ये कोई पंसोता साहब कोई रिटन रिक्वायरमेंट तो कोई नहीं है, कोई आईनी कानूनी मैं बताता जी।
सर आपने किसी एरिया से सिपाही भी लेना हो ना जी, तो आप कंसर्न्ड एसपी को बताए बगैर नहीं ले सकते। ये एक प्रैक्टिस है और ये इस प्रैक्टिस को आपने फॉलो करना है, और आप डायरेक्टली एक सुप्रीम कोर्ट के जज को होल्ड करें, दिस इज अ प्रैक्टिस विच मस्ट बी फॉलोड। चले इसको मान लेते हैं, इसको भी डिस्पेंस कर देते हैं। अब बात ये कि एक इलीगल एविडेंस जो कि ऑब्टेन ही नहीं किया जा सकता, एक तो जजमेंट आपने बताई है कि उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एयरवेव्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें इससे भी अगली बात की है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि एनी ऑडियो जिसको ऑब्टेन किया गया हो, जिसका सोर्स पता ना हो, वो तो न्यूज आइटम वर्दी भी नहीं है, उसको आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। और पेमरा को डायरेक्शन दी कि आप उसको बिल्कुल टीवी पर डिस्कस होने मत दें। इन तमाम चीजों की मौजूदगी में आपने एक इलीगल चीज उठा के कमीशन के आगे रखी और आपने कहा जी आप हमें ये बताएं कि ये रिकॉर्ड कैसे हुई, या आपस में बातें क्या हुई, ये वो फलाना। एक सवाल आप बड़ा कन्वीनियंटली छोड़ गए कि इसका सोर्स क्या है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या कमीशन को ऐसी किसी चीज में इंटरफेयर करना चाहिए जिसका सोर्स ही बुनियादी तौर पर इलीगल हो? ये ऐसे ही है, कल को आप एक ऑडियो रख देंगे और आप कहेंगे जी ये बैरक ओबामा की और पुतिन की बातें, अच्छा, तो जरा हमें बताएं पंसोदा कि साहब ये तो सही है कि गलत है? कानूनी लवाजमात हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जुडिशल कमीशन जो आज की हेयरिंग हुई है, जो मुझे चीज समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की आवाजें हैं उन लोगों से पूछ लिया जाएगा, उनको बुला के जनाब आला ये आपकी आवाज है, खावर साहब इसके आपने क्या कहा, छोटा क्या साहब नहीं का कहा, मकसद? मौका भी सुन ले। नहीं मैं सुन रहा वो हूँ। कह रहे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इलीगली हुआ है। नहीं मैं वो चौधरी साहब, मैं तो इससे बिल्कुल उससे इनकार ही नहीं हो रहा। मैं तो आज जो कुछ हुआ है, सीनियर प्यूनल और सब ये जज जो- फाइज ईसा साहब ने जो आप बात बात की कर रहे हैं वहां। ना, जी 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 कैरी ऑन। ये जो आपकी बात है ना रिगार्डिंग कि जी अगर एक बंदा आके कह दे कि मेरी अपनी आवाज है, मेरा इस पर व्यू ये कि अगर सारे लोग आके खुद भी कह दें कि ये आवाज हमारी है, तो चूंकि वो इलीगली प्रिपेयर्ड हैं, इलीगल तरीके से रिकॉर्ड पर आई हैं, लिहाजा उनको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हमारे कानून शहादत में आर्टिकल 164 मौजूद है जिसमें है कि एविडेंस ऑब्टेन थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो डिवाइस के थ्रू रिकॉर्ड करेगा वो सामने लाएगा। अब ये कैसे उस रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस करके बड़े बड़े तगड़े सिविल दावे सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि जिस आदमी का डॉक्यूमेंट होता है वो खुद आके उसको एग्जिबिट नहीं करता और उसके बाद कहते हैं जी इसको कंसिडर करें। वो कह रहे हैं कि सवाल हम ये- एक एक्सपर्ट बिठा देंगे साथ में, वो पूछता रहेगा, बताता रहेगा भैया आपकी ऐसे आवाज तो है या नहीं। ये तो पंजाब फिर आसानी forensic करने वाली बात है ना कि वो कहते हैं कि जी हम करना ही करना है ऐसी एक काम, ये तो अहमद कोई साहब तरीका मैंने नहीं है। कुछ देखें पूछना है। जी जय साहब। सर, ये इतने सीनियर जजेस हैं और काजी फायज ईसा तो अगले चीफ जस्टिस है, यानी एक स्टेप ही आ गया है उनका किसी में, तो वो उनको नहीं चाहिए था कि इस तरह के रिगमरोल में, इसमें जिसमें लीगैलिटी भी नहीं है, जिसमें यानी कानून भी उनके साथ नहीं है, जिसमें ये टेपें जो है किसने रिकॉर्ड की, इस पर तो एक पूरी गवर्नमेंट जो है रिमूव हो गई थी कि जजों के टेलीफोन टेप किए गए हैं, इफ़ यू रिकॉल 90s में। तो नहीं, ये नहीं, भुट्टो हो केस क्या रहा है तमाशा? देखिए जी इसमें मैं काजी फायज ईसा साहब से एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि काजी साहब ने जिस तरह मुख्तलिफ केसों में डिफरेंट केसेस को डिस्कस करके उन पर जजमेंट्स दी हैं जिसके ऊपर ऑफ कोर्स लोगों के कन्वर्स व्यूज हैं कि वो दे सकते थे कि नहीं, ये कमीशन आइडियल टाइम है अपनी उस बात को इस्टेब्लिश करने के लिए जो उन्होंने चलें खुद पंसोदा लिखकर साहब, सुप्रीम एक कोर्ट में हमें दी। तरफ जाना, ब्रेक के बाद आपसे हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंसोदा साहब, कमीशन बन गया, काम शुरू हो गया, अभी मैं खबर देख रहा था सेक्रेटरी भी उसका बन गया, होगा क्या, इसका नतीजा क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए असूली तौर पर तो जो उनसे मांगा गया वो फैक्ट फाइंडिंग है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग से ज्यादा मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर कुछ जजमेंट्स के ऊपर अपना व्यू उसका इजहार किया, जिसमें से मैं समझता हूँ कानूनी तौर पर उनको इजाजत भी नहीं थी फिर भी किया, इसी तरह इस कमीशन में वो उस चीज का तज़किरा जरूर करेंगे जो उन्होंने खुद लिख कर सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है कि किसी की ऑडियो वीडियो टैपिंग जब होती है तो वो क्यों होती है, उसका सोर्स पता करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद समझते हैं कि सीनियर जजेस और प्राइम मिनिस्टर्स की और इन तमाम लोगों की ऑडियो टैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसको वो खुद इसके अंदर किसी ना किसी तरह शामिल करेंगे, जिस तरह उन्होंने एक और बेंच पर बैठकर 1843 पर बात की और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात की। सो आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम काजी साहब एंड होपफुली ही विल इंशाल्लाह एड्रेस दी। पंसोदा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा चौधरी साहब, कल सुप्रीम के अंदर केस है जो है, आपको याद होगा 14 मई को जो इलेक्शंस होने थे पंजाब के अंदर, वो तो अब पुरानी बात हो गई, उसके ऊपर वफाक ने और पंजाब हुकूमत ने रिव्यू पिटिशन डाल दिया कि जनाब आला आपका इख्तियारी नहीं है, तब होगा क्या, आपको क्या क्या हालात वाकयात बनते नजर आ रहे हैं? आइन को फॉलो करेगी सुप्रीम कोर्ट। केड़े आइन नू? जरा मौजूदा मुल्क दा की हो गया। अच्छा, नहीं चलें सर, नाज़रीन आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।